तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स मनी एंड बैंकिंग यूनिट का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लाए हैं, जिसका नाम है मनी सप्लाई। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पेपर में बनते हैं तो भाई सब इसी टॉपिक में से बनते हैं। अगर इसको छोड़ के गए तो तुम्हारे 100 नंबर नहीं आ पाएंगे। अगर 100 नंबर लाने हैं तो ये टॉपिक एग्जाम में करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो भैया, ये मनी सप्लाई होता क्या है? ये जो लिखा है बड़ा बड़ा मनी सप्लाई होता क्या है, तो मेरी बात सुनो। एक देश में एक निश्चित समय पर एक देश की जनता के पास जितना भी पैसा अवेलेबल है, फिर चाहे वो पैसा उनकी जेब में हो, चाहे वो पैसा उनके घर में रखा हो, या फिर चाहे वो पैसा उनका बैंकों में जमा हो, अगर मैं सबको जोड़ दूंगा तो मनी सप्लाई कहलाएगा। समझ में नहीं आया? दोबारा सुनो और इस बार ध्यान से सुनना। एक देश में जितने भी लोग हैं, जितनी भी पब्लिक है, उन सभी लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, मैंने एक शब्द बोला पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक निश्चित समय पर जितना भी पैसा अवेलेबल है उन सबको जोड़ दो, उसी को मनी सप्लाई कहते हैं। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका समझो मतलब क्या है। इसका मतलब है किसी भी निश्चित समय की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अभी, कि अभी देश की जनता के पास कितना पैसा है, अगर मैं उसको जोड़ दूंगा तो मनी सप्लाई। मैंने बोला 2 तारीख को देश की जनता के पास कितना पैसा था, मैं सबको जोड़ दूंगा, मनी सप्लाई। कि जब मैं किसी पर्टिकुलर डेट की बात करूं और पूछूं कि उस समय देश की जनता के पास कितना पैसा मौजूद है, उसी को मनी सप्लाई कहा जाता है। सिंपल सिंपल शब्दों में, देश की जनता के पास जो भी पैसा है, फिर चाहे पैसा उनकी जेब में हो, चाहे पैसा उनके घर पे हो, या चाहे वो पैसा उन्होंने बैंक में जमा कर रखा हो, सबको जोड़ दो, मनी सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम या फिर अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऑफ आएगा, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। सिंपल सा मतलब है कि पब्लिक के पास जो भी पैसा है सबको जोड़ दो, मनी सप्लाई हो गया। मनी सप्लाई के फीचर्स क्या है? तो पहला फीचर इसका यह है कि इसमें केवल पब्लिक के पास, जनता के पास जो पैसा है, केवल उसको शामिल करते हैं। देश की सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास और देश के बैंकों के पास जो पैसा है, याद रखना, वो मनी सप्लाई में शामिल नहीं होता। यहाँ पे बात केवल जनता के पैसों की हो रही है। जो पैसा सरकार का है या जो पैसा बैंक को खुद का है, सुना ध्यान से, जो पैसा बैंकों का खुद का है उसको भी मनी सप्लाई में शामिल नहीं करते। केवल पब्लिक के पास जो पैसा है वो शामिल होगा। दूसरा बोलता है मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब ये स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो किसी भी चीज को जब हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर माप सकते हैं तो बच्चों उसको स्टॉक कहते हैं। देखो भाई, 2 तरह के टाइम होते हैं। एक होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। अगर बात करें पीरियड की तो बच्चों इसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। अगर यहां पे लिखा होता पीरियड तो ये होता फ्लो कॉन्सेप्ट, जबकि यहां पे क्या लिखा है आपका पॉइंट, इसको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। जरा एक बार दोनों में डिफरेंस समझ लो बच्चों। पीरियड का मतलब होता है कि कोई टाइम बीत जाने के बाद, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 महीने बाद कितना पैसा होगा, तो यहां पे मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट और टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं 1 महीने की बात कर रहा हूं। मैंने बोला 1 हफ्ते बाद। तो जब मैं बात करूं पीरियड की, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, वो होता है हमारा फ्लो कंसेप्ट। जबकि मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। हमें यहाँ पे किसी भी टाइम का वेट नहीं करना, हमें यहाँ पे 1 महीने, 10 दिन, 1 साल का वेट नहीं करना। जब चाहूं मैं तब माप सकूं, जब मुझे किसी भी पीरियड का, समय का वेट करना ना पड़े, उसको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। मेरे पास इस समय कितना पैसा है तो मुझे 1 हफ्ता वेट करने की नीड नहीं है कि 1 हफ्ते बाद चलेगा पता। मैं घर जाऊंगा, जो पैसा मेरे घर में पड़ा है उसे काउंट कर लूंगा, जो पैसा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा है उसे काउंट कर लूंगा, सबको जोड़ दूंगा, तो क्या बन जाएगा? वो मनी सप्लाई बन जाएगा। तो इसीलिए मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों? बिकॉज इसे किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर मापा जा सकता है, इस पीरियड ऑफ टाइम पर हम लोग नहीं मापते। इतनी बात समझ में आ गई?
होपफुली आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मनी सप्लाई को इंडिया में अगर मापना है कि इंडिया में सबके पास, देश की जनता के पास कितना पैसा है उसको मापना है, तो इसको मापने का काम देश में कौन करता है जी? सेंट्रल बैंक। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो आरबीआई भारत में मनी सप्लाई को मापता है। आरबीआई ने मनी सप्लाई को मापने के 4 मेथड दिए हैं, जिसको बोलते हैं M1, M2, M3, M4। ये 4 प्रकार के मेजर्स है, 4 प्रकार के मेथड है। M2, M3, M4 आपके सिलेबस में नहीं है, आपको केवल M1 के बारे में ही जानना है। हम तो अब क्या पढ़ेंगे? M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? जो हमारा M1 मेजर होता है, ये नैरो, नैरो मतलब होता है सबसे छोटा मनी। ऑब्वियसली बात है, M1 सबसे छोटा मनी है, उससे बड़ा होता है M2, उससे बड़ा M3, उससे बड़ा M4। लेकिन आपके सिलेबस में M2, M3, M4 नहीं है, केवल M1 है। तो M1 क्या है? एक प्रकार का नैरो मनी होता है। दूसरा, ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होता है। मोस्ट लिक्विड, अब लिक्विड क्या होता है? लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था, जिस चीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बोलते लिक्विड। M1 सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है, तो M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है। M2 कैश में कन्वर्ट होता है लेकिन थोड़ा टाइम लगाता है, तो M2 कम लिक्विड है। M3 भी कैश में कन्वर्ट होता है लेकिन थोड़ा और टाइम लगाता है, और सबसे अधिक टाइम लगाता है M4। तो ये जो कैश में कन्वर्ट होने के टाइम के आधार पर इनको अरेंज किया गया है। M1 सबसे कम टाइम लगाता है और M4 सबसे अधिक टाइम लगाता है। दैट्स व्हाई M1 क्या बोलते हैं? मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। और अगर बात करूं M4 की, तो उसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। ये बहुत ही देर में कैश में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब M1 के अंदर क्या क्या आता है? M1 के अंदर क्या क्या आता है? तो अगर M1 को मापना हो, मनी सप्लाई M1 को मापना हो, तो उसके अंदर बेटा 3 बातें, कितनी बातें आती है? 3 बातें आती है। सबसे पहला, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। क्या लिखा है जी? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, कि जनता के पास जो करेंसी है। अब जनता के पास जो करेंसी होती है वो नॉर्मली या तो आपकी नोट में होती है या फिर आपके पास कॉइन्स में होती है। तो जनता के पास जो भी पेपर नोट है या जो भी कॉइन्स है, अगर इन सब को जोड़ दे तो ये M1 का पार्ट बन जाता है, मनी सप्लाई का पार्ट बन जाता है। बात करें अपन लोग कॉइन्स की, जनता के पास जो 10 का कॉइन होता है, 5 का, 2 रुपए का, 1 रुपए का। बात करें पेपर नोट्स की, जनता के पास 500 का, 100 का, 50 का, 10 का, 20 का, इस प्रकार के पेपर नोट भी होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। और ये भी मनी सप्लाई का पार्ट होता है। इस प्रकार के मनी को हम लोग बोलते हैं फियाट मनी। क्या बोलते हैं जी? फियाट मनी। ये जो नोट और कॉइन है, नोट और कॉइन्स को हम लोग अगर जोड़ दे तो क्या बोलते हैं इसको? फियाट मनी। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ मनी, तो वहां पे डिटेल में आएगा। अभी बस ये जान लो, अगर नोट को और कॉइन को जोड़ ले तो क्या बन जाता है? वो फियाट मनी। ओके गाइस, अब ये तो हो गया M1 का पहला पार्ट। इसके अलावा M1 में और क्या आता है? तो मैंने आपसे कहा था, एक देश में एक निश्चित समय पर देश की जनता के पास जो भी पैसा अवेलेबल है, एक तो वो आएगा। उसके बाद हमारा जो भी पैसा बैंकों में जमा है, तो हमारा जो भी पैसा बैंकों में जमा है उसको बच्चों बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं जी? डिमांड डिपॉजिट। तो वो वाला पैसा भी जो मनी सप्लाई के अंदर आएगा। अब इस पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा अलग से आपको समझाता हूं, जरा समझने का ट्राई करना। देखो भाई, जब हम बैंकों में जाते हैं और बैंकों में जाके पैसों को जमा करवाते हैं, तो हमारे पास 2 प्रकार के ऑप्शन होता है बच्चों। एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है हमारे पास टाइम डिपॉजिट। देखो ये लिखा, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, कि जब हम बैंक में जाके जमा करवाते हैं पैसा, एक होता है क्या? डिमांड डिपॉजिट, एक होता है क्या? टाइम डिपॉजिट। पहले समझ लो उसको, फिर वापस से मैं M1 पे आ जाऊंगा। ये मैं आपको साइड में कुछ पढ़ा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? ऐसा पैसा जो मैंने बैंक में जमा करवाया और जब चाहूं मैं वो पैसा बैंक से निकाल सकूं, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। इसका नाम क्या है? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड वर्ड क्यों यूज किया? कि जब मैं बैंक से डिमांड करूंगा मेरे को मेरा पैसा दो, बैंक मेरे को तब मेरा पैसा वापस कर देगा, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। बच्चों एक होता है टाइम डिपॉजिट। ये ऐसा पैसा होता है जो मैंने बैंक में जमा तो करवा दिया, लेकिन अब ये पैसा मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वापस मिलेगा। ये ऐसा पैसा नहीं है कि जब चाहे तब निकाल लिया। नहीं 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 नहीं, ये पैसा
1 साल 2 साल 5 साल के लिए बैंक में जमा हो गया, अब उस टाइम से पहले पैसा निकाल नहीं सकता। आपने सुना होगा आपके पापा मम्मी के मुंह से कि हमने एफडी करवा रखी है या फिर एफडी करवाएंगे। एफडी वर्ड सुना, एफडी, तो एफडी बच्चों इसी के अंदर आता है। एफडी क्या होता है, प्रकार का टाइम डिपॉजिट। तो क्या बोलता है, ये तो वो पैसे जिसको एक डिपॉजिटर इजीली विड्रॉ पैसा निकाल सकता है जब उसको आवश्यकता है। जबकि टाइम डिपॉजिट क्या होता है, ये वो पैसा जिसको डिपॉजिटर इजीली निकाल नहीं सकता। यहां पे पर्टिकुलर टाइम पूरा होने के बाद ये पैसा हाथ में आएगा, उससे पहले पैसा हाथ में नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आगे बोलता है डिमांड डिपॉजिट के अंदर इट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। मैंने आज जमा किया पैसा, मैं आज ही वापस निकाल सकता हूं। मैंने आज जमा किया पैसा, मैं कल परसों इवन अभी भी वापस निकाल सकता हूं। लेकिन यहां पे मैंने आज जमा किया पैसा 1 साल के लिए, अब मैं 1 साल से पहले पैसा निकाल नहीं सकता। हालांकि अगर मैं थोड़ा अलग से जाऊं और आपको बताऊं कि यहां भी पैसा वैसे बोलते हैं कि 1 साल से पहले निकलता नहीं है, चाहो तो निकल सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ चार्ज वगैरह कटता है, आपका कुछ यहाँ पे नुकसान होता है कि आपको जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना पैसा नहीं मिलता, बैंक कुछ आपका चार्ज काटता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम ऐसे ही मान रहे हैं क्या कि ये पैसा एक पर्टिकुलर टाइम से पहले निकल नहीं सकता। क्या लिखा है, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, उससे पहले आप इसको निकाल नहीं सकते। उसके बाद इट इज चेकेबल डिपॉजिट। इस वाले पैसे को आप चेक के माध्यम से निकाल सकते हो। ये वाला पैसा कभी भी चेक के थ्रू नहीं निकलता। आपने कभी चेक देखा होगा, याद रखना, अगर आपका पैसा एफडी में जमा है तो एफडी वाला पैसा चेक के थ्रू कभी भी नहीं निकलता। क्या लिखा है, इट इज नॉन चेकेबल डिपॉजिट। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट के अंदर 2 प्रकार के अकाउंट्स आते हैं। एक होता है बच्चों सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। ये दोनों टाइप्स के अकाउंट होपफुली आपने सुने होंगे। अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा कमर्शियल बैंक के बारे में तो इन दोनों प्रकार के अकाउंट्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आपको यहाँ पे डिटेल में जानने की नीड नहीं है, बस ये जान लो इसमें क्या होता है, सेविंग एंड करंट। जबकि टाइम डिपॉजिट के अंदर क्या होता है जी, एफडी अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और एक होता है बच्चों रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, दैट इज आरडी अकाउंट। ये भी क्या होता है आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अब सुनो, मनी सप्लाई के अंदर M1 के अंदर हम इसको शामिल करते हैं, M1 के अंदर हम इसको शामिल नहीं करते। याद रखना, M1 में डिमांड वाला पैसा आता है जिसको जब चाहे तब निकाल सकते हो। टाइम डिपॉजिट वाला पैसा M1 के अंदर नहीं आता। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वापस से अपने उस पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिमांड डिपॉजिट। अभी एक नेट वर्ड और आ रहा है, ये नेट वर्ड क्यों आ रहा है मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल समझ लो डिमांड डिपॉजिट। क्या लिखा है, इट इज द मनी, ये वो मनी है विच इज डिपॉजिटेड बाय डिपॉजिटर, जो कि एक डिपॉजिटर बैंक में जाके जमा करता है, ठीक है, अपने बैंक में, एंड कैन बी इजीली विड्रॉबल एनी टाइम, और जब चाहे तब वो इस पैसे को निकाल सकता है। ठीक है, बाय चेक, चेक के माध्यम से निकाल सकता है, और बाय द डिपॉजिटर देमसेल्फ। अब जरा इस बात को समझो, अगर मेरा पैसा मेरे बैंक में जमा है और मुझे खुद निकालना है पैसा, तो मेरे को चेक से पैसा निकालने की नीड नहीं है। जिसका पैसा बैंक में जमा है अगर वो खुद ही निकालेगा तो उसको चेक के थ्रू पैसा निकालने की नीड नहीं होती। वही लिखा है कि यहाँ पे डिपॉजिटर खुद भी पैसा निकाल सकता है, चेक की नीड नहीं है। हाँ, अगर मेरा पैसा बैंक में जमा है और वो पैसा मैं नहीं निकाल सकता, किसी और को निकालना है, तो फिर मैं उसको चेक लिख के दूंगा और वो सामने वाला पर्सन चेक के माध्यम से पैसा निकालेगा। तो इस पैसे को चेक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, वो सामने वाला पर्सन निकालेगा। अगर मुझे खुद निकालना है तो मेरे को चेक की नीड नहीं है। ठीक है, हम इस प्रकार के पैसों को बच्चों चेकेबल डिपॉजिट भी कहते हैं, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं जी, बैंक मनी। क्या बोलते हैं इसको, बैंक मनी। तो डिमांड डिपॉजिट को हम लोग बैंक मनी भी कहते हैं। ये था फैट मनी, ये है बैंक मनी। नेक्स्ट क्लास में आएगा प्रॉपर टाइप्स ऑफ मनी, वहां पे डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। उसके बाद बच्चों आता है अदर डिपॉजिट। आरबीआई के पास भी बहुत से लोग जमा करवाते हैं पैसा। अब बहुत से लोग में हम आम जनता नहीं आती, बड़ी बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, वर्ल्ड बैंक वगैरह आरबीआई के पास जमा करवाती है पैसा। बट ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है।
ठीक है, तो बस आप ये जान लो कि हाँ एक चीज और होती है, इसके क्या बोलते हैं, ओडी। ओडी माने अदर डिपॉजिट, बट आपको उसको डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है। तो M1 के अंदर तीन बातें आती है। सबसे पहला, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जनता के पास जो पैसा है वो। दूसरा, नेट डिमांड डिपॉजिट। एंड तीसरा, अदर डिपॉजिट। अब क्लास को थोड़ा और टिपिकल करते हैं एंड क्लास को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, थोड़ा मुश्किल करते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब यहां पे आपके सामने एक इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है, एक नहीं बल्कि दो आ रहे हैं। एक आपका नोट 1 और एक आपका नोट 2। सबसे पहला नोट जो हमारे सामने आ रहा है वो बच्चों ये आ रहा है कि मनी सप्लाई इंक्लूड्स ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट। ये नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, तो जरा मेरी बात समझना बहुत ध्यान से बच्चों। एक होता है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, वो पैसा जो बैंकों के पास टोटल आया। एक बैंक के पास जितना भी टोटल जनता का पैसा है उसको बोलते हैं ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। बट अक्सर क्या होता है, जरा बात को समझना बहुत ध्यान से, अक्सर क्या होता है, एक बैंक सारा पैसा अपने पास नहीं रखता। एक बैंक अपना कुछ पैसा दूसरे बैंकों के पास जमा करवाता है। सारा पैसा बैंक का अपने पास रखना इतना सेफ नहीं होता। तो बैंक कुछ पैसा अपने पास रखता है एंड कुछ पैसा दूसरे बैंक के पास जमा करवाता है। जब एक बैंक अपना कुछ पैसा दूसरे बैंक के पास जमा करवाता है बच्चों, उसको बोलते हैं इंटर बैंक ट्रांजैक्शन या फिर इंटर बैंक डिपॉजिट। मान लो एक बैंक के पास कुल मिला के 1,000 करोड़ की बच्चों क्या थी, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। ये कुल जनता का पैसा था, डिमांड वाला पैसा 1,000 करोड़। लेकिन बैंक ने सेफ्टी पर्पज से इस 1,000 करोड़ में से बेटा मान लो 200 करोड़ अपने दूसरे बैंक के पास जमा करवा दिए। तो अब बैंक के पास कितने बचे, अब बैंक के पास बचे 800 करोड़। इस 800 करोड़ को ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, नेट डिमांड डिपॉजिट। याद रखना, मनी सप्लाई के अंदर नेट वाला पैसा आता है, मनी सप्लाई के अंदर ग्रॉस वाला पैसा नहीं आता। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक लॉजिक समझ लो, जो पैसा जनता के लिए अवेलेबल है मनी सप्लाई में केवल वो आएगा। क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन के उस पार, मोबाइल के उस पार कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बैठ के, अरे भैया ये 1,000 करोड़ का डिमांड डिपॉजिट है ना, जनता का पैसा है, जनता जब चाहे तब निकाल सकती, तो इस 1,000 को शामिल करो ना। आप 800 शामिल कर रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनो, इस 1,000 में से 200 करोड़ अभी जनता के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये पैसा एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास जमा करवा दिया। अब अगर जनता पैसा मांगने आएगी तो मैं हैंड टू हैंड जनता को दूसरे बैंक वाला पैसा दे नहीं सकता, क्योंकि दूसरे बैंक से अगर पैसा वापस निकालना तो वापस से कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, तब जाके पैसे दूंगा। अभी जनता को देने के लिए मेरे पास कितना पैसा अवेलेबल है, केवल 800 करोड़। होना 1,000 चाहिए था, बट 200 दूसरे बैंक के पास जमा करवा दिया सेफ्टी के लिए। तो जनता को देने के लिए मेरे पास कितना अवेलेबल है जी, 800 करोड़। और जो पैसा जनता के लिए उपलब्ध है केवल मनी सप्लाई में वो आता है। समझ में आ गया, तो केवल कितना आएगा जी, 800 करोड़। तो क्या बोलता है, मनी सप्लाई में केवल नेट डिमांड डिपॉजिट आता है। क्यों, इट डज नॉट इंक्लूड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। मनी सप्लाई में ग्रॉस वाला ये 1,000 करोड़ नहीं आएंगे, क्योंकि इस 1,000 करोड़ में से, इस 1,000 करोड़ में से कुछ पैसा इंटर बैंक वाला भी है। जब इस 1,000 करोड़ में से मैं इंटर बैंक वाला पैसा जो दूसरे बैंक को जमा करवा रखा है वो माइनस कर दूंगा, तो बचेगा नेट वाला पैसा, और वो मनी सप्लाई में आता है। याद रखना, इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन वो पैसा जो हमारा दूसरे बैंक के पास जमा है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जनता को पेमेंट करने के लिए पैसा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंटर बैंक डिपॉजिट का मीनिंग पूछ ले पेपर में क्या होता है, तो बोलूंगा इंटर बैंक डिपॉजिट वो पैसा होता है जो एक कमर्शियल बैंक होल्ड करता है या जमा करवाता है किसके पास, दूसरे कमर्शियल बैंक के पास। ये पैसा जो है इस पैसे में पब्लिक शामिल नहीं होती, ये पैसा पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता। ऐसा बोलूंगा, ये पैसा जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, इसकी वजह से इसको अपन लोग मनी सप्लाई में शामिल नहीं करते। होपफुली इंटर बैंक डिपॉजिट और ये नेट डिमांड डिपॉजिट क्या है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स कुछ और आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मनी सप्लाई का टॉपिक तो खत्म हो जाएगा, बट इसको अच्छे से करने के लिए अपन लोगों को एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो बताओ, मनी सप्लाई में किन किन बातों को शामिल नहीं करते,
क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं। तो मनी सप्लाई में सरकार का पैसा नहीं आता, मनी सप्लाई में बैंकों का खुद का पैसा, कोई खुद का पैसा है वो जनता के लिए अवेलेबल नहीं है तो क्यों आएगा। मनी सप्लाई में केवल वही पैसा आता है तो जनता का है एंड जनता के लिए उपलब्ध भी है। सरकार का पैसा जनता का नहीं होता, बैंकों खुद का पैसा जनता का नहीं होता, ठीक है। टाइम डिपॉजिट ये भी नहीं आता क्योंकि ये जब चाहूंगा तब मिल नहीं पाएगा, 2-3 साल बाद मिलेगा, ये पैसा भी पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। एंड इंटर बैंक ट्रांजैक्शन भी नहीं आती। तो फिर आता क्या है, तो अगर पेपर में बोले मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या है या मनी सप्लाई में क्या क्या आइटम शामिल होते हैं, तो 3 बात होती है बस। जनता के पास जो खुद का पैसा घर में पड़ा हुआ है नोट एंड कॉइन के फॉर्म में, वो आएगा। दूसरा नेट डिमांड डिपॉजिट, जो पैसा बैंकों के पास जमा है वो आएगा। एंड तीसरा अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिया में मनी का सप्लायर कौन है, मतलब इंडिया में पैसा आता कहां से है। तो इंडिया में, सुन लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंडिया में मनी का सप्लायर कौन है, इंडिया में पैसा आता कहां से है। तो सुनो, सबसे पहला इंडिया में जो बच्चों पैसा आता है वो आता है आरबीआई के माध्यम से, सेंट्रल बैंक के माध्यम से, क्योंकि आरबीआई जो है करेंसी नोट छापती है एंड नोट एक मनी की फॉर्म है, तो आरबीआई की तरफ से पैसा आता है नोट के रूप में। उसके बाद गवर्नमेंट, बच्चों देश में सिक्के सरकार छापती है, याद रखना। आरबीआई अलग चीज है एंड सरकार अलग चीज है, याद रखना। नोट आरबीआई छापता है जबकि सिक्के सरकार छापती है। इसके अलावा मनी का सप्लायर कौन है, कमर्शियल बैंक। भैया कमर्शियल बैंक भी कुछ नोट सिक्के छापता है कि नहीं, कमर्शियल बैंक ना तो नोट छापता और ना सिक्के छापता। कमर्शियल बैंक लोन देता है और कमर्शियल बैंक जो है लोन के माध्यम से मनी क्रिएट करता है। अब ये वाली बात समझ में आधे बच्चों को क्या किसी को नहीं आ रही होगी, भाई ये कैसी बात कर रहे हो। अच्छा कमर्शियल बैंक समझते हो, वैसे कमर्शियल बैंक समझते हो, अरे जिसमें तुम्हारा अकाउंट है एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई बैंक, जितने भी बैंक में हम तुम लोग जाते हैं उसे कमर्शियल बैंक कहते हैं, ये बात समझ जाना। अब कमर्शियल बैंक लोन बांटता है तो लोन के माध्यम से कमर्शियल बैंक पैसा क्रिएट करता है। ये आगे आने वाली क्लास में आएगा, प्रॉपर टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के एंगल से। तो अब ये समझ लो कि कमर्शियल बैंक जी भी जो है डिमांड डिपॉजिट के माध्यम से या फिर क्रेडिट क्रिएशन लोन के माध्यम से मनी क्रिएट करता है। तो इंडिया में मनी के सप्लायर कितने हैं जी, आरबीआई, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक। अगर मैं बोलूं इसमें मेन कौन है, मेन मुख्य मेन कौन कौन से है, तो सबसे मेन बच्चों हमारा आरबीआई, बिकॉज वो नोट छापता है 500 के 100 के नोट तो बहुत बड़ी वैल्यू के होते हैं। एंड दूसरा कमर्शियल बैंक। भाई सरकार मेन नहीं है, नहीं, सरकार केवल सिक्के छापती है एंड सिक्कों की कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती, मैक्सिमम 10 रुपीज का कॉइन होता है एंड ट्रांजैक्शन आपको पता है इतनी कॉइन्स में होती नहीं है। तो सरकार इतना कोई मेन सप्लायर नहीं है, मेन सप्लायर केवल दो ही है, एक तो आरबीआई एंड दूसरा कमर्शियल बैंक, ठीक है। आगे इंडिया में नोट एंड कॉइन कौन छापता है, तो हमने ऊपर बात करी, एक बार दोबारा पढ़ लो। इंडिया में आरबीआई जो है वो क्या करता है, वो सभी प्रकार के नोट छापता है, 2 रुपए से लेके उससे बड़े, ठीक है। और उन नोटों पे आरबीआई के जो क्या होते हैं गवर्नर, उनके साइन होते हैं। इंडिया में जो सरकार है, अब सरकार में कौन, मोदी जी, अरे मोदी जी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपको पता है सरकार में अलग अलग टाइप के मंत्रालय होते हैं, अलग अलग टाइप की मिनिस्ट्री होती है। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय की हेड कौन है, निर्मला सीतारमण, आपको पता होगा। तो यहाँ पे सरकार का मतलब मोदी जी नहीं है, सरकार का मतलब कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। तो सरकार देश में जो है सभी प्रकार के कॉइन छापती है। याद रखना, इस बात का ध्यान देना, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट भी सरकार द्वारा छापा जाता है। देखो सारे कॉइन्स 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपीज, सारे कॉइन सरकार छापेगी। लेकिन बात करें नोट की, तो नोट केवल 1 रुपए वाला नोट गवर्नमेंट छापेगी, 2 रुपए और उससे बड़े नोट कौन छापता है इंडिया के अंदर, आरबीआई। सरकार के 1 रुपए के नोट के ऊपर साइन किसके होते हैं जी, फाइनेंस मिनिस्टर के नहीं होते, फाइनेंस मिनिस्टर के नहीं होते, फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। किसके होते हैं जी, फाइनेंस सेक्रेटरी के। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। तो यहां पे हमारे
टॉपिक जो है वो एकदम से पूरे पूरे फिनिश हो जाते हैं। अब बढ़ते अपन लोग किसकी ओर, एमसीक्यूज की ओर। चलो बहुत ध्यान से समझना, इवन मैं तो बोलूंगा वीडियो एक बार पॉज कर लो एंड जितना मैंने पढ़ाया एक बार सारा अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि एमसीक्यू जब करो तो अपने दिमाग से करो। एंड जब भी कोई एमसीक्यू आए तो मेरे अकॉर्डिंग पहले वीडियो पॉज कर लो, अपने आप एमसीक्यू पढ़ लो एंड उसको अपने आप सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। व्हाट डज M1 मनी सप्लाई इंक्लूड? M1 में क्या क्या आता है जी? तो करेंसी विद पब्लिक आती है, हाँ जी आती है। डिमांड डिपॉजिट आता है जी, हाँ जी आता है। अदर डिपॉजिट विद आरबी आता है जी, हाँ जी आता है। तो उसमें तीनों आते हैं, तो उसका हमारा आंसर क्या हो गया जी? ए, ठीक है। अब एक बच्चा बोलता है भैया यहाँ पे केवल लिखा है डिमांड डिपॉजिट, यहाँ पे नेट तो लिखा ही नहीं है। अगर केवल मिले डिमांड डिपॉजिट तो आपको उसको नेट वाला ही मानना होता है। ग्रॉस वाला जब तक नहीं मानूंगा, तब तक नहीं मानूंगा जब तक ग्रॉस वर्ड ना दिया गया हो। अगर केवल लिखा है डिमांड डिपॉजिट आप उसको अपने आप ही नेट वाला मानेंगे। आप देख लो बाकी ऑप्शन गलत है, क्यों? बिकॉज पब्लिक वाला तो पैसा आता है बट टर्म डिपॉजिट नहीं आता, फिक्स डिपॉजिट नहीं आता। एंड बोलता है कि ओनली मनी सप्लाई में M1 में केवल ओनली करेंसी इन सर्कुलेशन, वही नोट और कॉइन आते हैं, ओनली केवल वही आते हैं क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन M1? इनमें से कौन सा हमारा M1 में शामिल नहीं होता? नॉट इंक्लूडेड। डिमांड वाला होता है, हाँ। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक होती है, हाँ। फिक्स्ड डिपॉजिट होता है क्या? नहीं। ये होता है, ओडी होता है जी, हाँ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, M1 इज ऑल्सो नोन एज, M1 को हम लोग और क्या बोलते हैं जी बताओ? ब्रॉड मनी नहीं, नैरो मनी हाँ, रिजर्व मनी नहीं, ऑब्वियस नहीं। ऑप्शन बी इज द आंसर। अगला, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूडेड इन M1 रेफर टू, अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब ध्यान से। M1 में जो डिमांड डिपॉजिट आता है उसका मतलब क्या है? तो एफडी इन कमर्शियल बैंक नहीं, डिमांड डिपॉजिट एफडी वाला पैसा नहीं होता। सेविंग अकाउंट्स इन पोस्ट ऑफिस नहीं, नहीं पोस्ट ऑफिस की तो हमने बात ही नहीं करी, हमने बात केवल करी है बैंकों की। डिपॉजिट इन द करंट एंड सेविंग अकाउंट दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, वो पैसा जो करंट और सेविंग में जमा है, यस ऑप्शन सी इज द आंसर। लॉन्ग टर्म लोन नहीं, भूल गए? डिमांड डिपॉजिट के अंदर करंट अकाउंट वाला पैसा एंड सेविंग वाला पैसा आता है। देखो नालायको ये लिखा कि डिमांड डिपॉजिट, इसमें क्या आता है जी? सेविंग वाला पैसा और करंट अकाउंट वाला पैसा। मैंने कहा ना आप लोगों से एक बार रिवाइज कर लो उसके बाद आप क्वेश्चंस करो। चलो भाई फिफ्थ क्वेश्चन पे अपन लोग आएंगे। ये रहा जी फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द पब्लिक स्टार्ट्स, अच्छा क्वेश्चन है भाई अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। इफ द पब्लिक स्टार्ट विदड्रॉइंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर डिमांड डिपॉजिट व्हाट विल हैपन टू M1? अगर पब्लिक जो है डिमांड डिपॉजिट, जो पैसा बैंकों में जमा है, अगर बहुत सारा पैसा बैंकों से निकाले तो बताओ M1 पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? टाइम लो और सोचो, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा या जीरो हो जाएगा? टाइम लो और सोचो कि M1 पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वीडियो पॉज करके टाइम लो भाई। चलो भाई मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से। भाई M1 में क्या क्या आता है? M1 में आता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट एंड प्लस अदर डिपॉजिट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहां पे है मेरे पास 10,000 रुपए, यहां पे है बेटा मान लो मेरे पास 20,000 रुपए एंड यहाँ पे बेटा मान लो 5,000 रुपए। तो बताओ कुल मिला के M1 कितना हो गया? 10, 20 और 5, ये हो गया 35K। अब क्वेश्चन ने क्या बोलता है कि लोग जो है डिमांड डिपॉजिट से अपने पैसा निकाल ले, तो 20,000 रुपए थे मान लो उसमें जमा, लोगों ने मान लो 15,000 रुपए निकाल लिए। कितने निकाल लिए जी? 15,000 रुपए। तो जरा बताओ अब ये कितना बचा? अब ये बचा 5,000 रुपए। ये कितना है? ये तो आपका है ही पहले 5,000 रुपए। लेकिन अब सोचो अगर लोग पैसा निकालेंगे तो कहां लेके जाएंगे? अपने घर लेके जाएंगे, अपने पास रखेंगे पैसा, वो पैसा पब्लिक के बीच आ जाएगा। पब्लिक के पास कितना था? 10,000 कॉइन एर नोट के रूप में। बैंक से पब्लिक ने 15,000 रुपए और निकाली तो पब्लिक के पास कितना हो गया?
ये 15 यहां पे आ जाएगा, तो 10 प्लस 15 25,000 कहां पहुंच गया? पब्लिक के पास। बताओ M1 कितना है? 25 प्लस 5 प्लस 5 35 के। तो यस, याद रखना मनी सप्लाई पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, M1 आपका सेम रहेगा, बिकॉज अगर यहां से पैसा निकालोगे तो पैसे यहां पे आ जाएगा ना, तो बात तो वही पड़ेगी। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से करना था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मनी सप्लाई M1। M1 का करेक्ट फीचर, सही फीचर को आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट। ठीक है, हाँ जी। पहला फीचर, इट इज द मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, इसको पॉइंट ऑफ टाइम पर मापते हैं। हाँ, ये तो करेक्ट है। इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, सरकार वाला पैसा शामिल नहीं होता। हाँ, ये बात भी, ये भी ट्रू है। इट ऑलवेज द करेंसी इन दी हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ नेशन, इसमें केवल वो पैसा आता है जो देश के सेंट्रल बैंक के पास होता है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑप्शन 1 ठीक है, सेकंड ठीक है, तो ऑप्शन 1 एंड सेकंड, ए इज द आंसर। देखो, सेंट्रल बैंक के हाथों में जो करेंसी है वो शामिल होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आप जरा समझने का प्रयास करेंगे यहां पे एक बार। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई, कि बाकी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने आरबीआई के पास जो पैसा जमा करवाया वो शामिल होता है। आरबीआई के हाथों में जो खुद का पैसा है वो शामिल नहीं होता। दूसरों लोगों ने, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब ने आरबीआई के पास जो जमा करवाया पैसा वो शामिल होगा, आरबीआई का जो खुद का पैसा है वो शामिल नहीं होता। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, खैर, हालांकि ये वाला पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके ऊपर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं, बट देखो मैं तो पढ़ा रहा हूं नॉलेज के लिए, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया, तो बोलता है कि इसमें केवल वो आता है, हमेशा वो आता है जो सेंट्रल बैंक के हाथों में पैसा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड आपकी सही है, सिक्स्थ का आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, जनता के पास टोटल पैसा फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जनता के पास टोटल पैसा जो एक निश्चित समय पर अवेलेबल है, क्या बोलते हैं उसको? मनी सप्लाई, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे जो लाइन दी गई है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ, ये लाइन केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। सिंपल सी बात है, जनता के पास जो पैसा है जनता उसको डिस्पोज ऑफ करेगी। डिस्पोज ऑफ का बच्चों मतलब क्या होता है? खर्च करना। जनता तो खर्च ही तो करेगी, तो जनता के पास जो भी पैसा अवेलेबल है खर्च करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको? मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच इंस्टीट्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग डेटा ऑन मनी सप्लाई इन इंडिया, इंडिया में मनी सप्लाई के डेटा छापने के लिए कौन जिम्मेवार है जी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अगला, डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा है, कौन सा? डिमांड डिपॉजिट वाला, क्या बोलते हैं उसको? बैंक मनी। भूल गए? मैंने यहां भी आपको लिखवाया था, कहां गया भाई, यूरा, कि कमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा है डिमांड डिपॉजिट वाला, क्या बोलते हैं उसको? बैंक मनी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी उसको? बैंक मनी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ, मेन सोर्स बोल रहा है, मेन सोर्स बताया मैंने आप लोगों को कि मेन सोर्स केवल और केवल सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक होते हैं। गवर्नमेंट कॉइन्स छापती है एंड कॉइन्स इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देश में नहीं देते, तो कॉइन्स मेन सोर्स नहीं है। सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक की मेन सोर्स है किसके? मनी सप्लाई के, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पीपल, बोलता है लोगों के बीच जो भी टोटल स्टॉक ऑफ मनी है उसे मनी सप्लाई कहते हैं। बट किस टाइम पर? पीरियड पे नहीं, ये तो आपका पता है, पीरियड वाला नहीं होता। कैलेंडर ईयर ये भी नहीं होता, फिस्कल ईयर ये भी नहीं होता, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ जी ये होता है। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है। एक बच्चा बोला भाई फिस्कल ईयर क्या होता है? बेटा, जो आपका ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का उसको बोलते हैं फिस्कल ईयर, एंड जो ईयर आपका जनवरी से लेके दिसंबर तक उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अपने को इन सब की बात नहीं करनी, केवल पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी होती है। अगला क्वेश्चन, कुछ आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है एंड आपसे बोला है क्या निकालना है आपको? आपको M1 निकालना है, मनी सप्लाई निकालना है।
तो M1 में क्या क्या आता है जी? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, ये शामिल होगा। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ये शामिल होगा। अदर डिपॉजिट, ये भी शामिल होगा। फिक्स डिपॉजिट, ये शामिल नहीं होगा। तो केवल इनको जोड़ो, 50 प्लस 80 प्लस 10, ये आपका बन गया 1,40,000। तो 1,40,000 ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आखिरी क्वेश्चन है। कुछ आपको फिगर्स दी गई है कि करेंसी हेल्ड बाय जनता के पास पैसा 60,000, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट 1,20,000, ठीक है। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई 15,000, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो बताओ M1 कितना आ जाएगा? यहां पे करते हैं, काम करते हैं। M1, हाँ जी, क्या क्या हमारा करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट है और आपका अदर डिपॉजिट है, ठीक है। कितना है जी बताओ? ये है मेरा 60,000, ये है मेरा 120K और ये है मेरा 15,000। सबको जोड़ो भाई, 120 प्लस 60, 180 प्लस 15, ये मेरा आएगा 195K, 1,95,000। अब आगे बोलता है, इफ द पब्लिक विड्रॉ 10,000 करोड़ फ्रॉम देयर डिमांड डिपॉजिट, तो मनी सप्लाई पे M1 पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर यहां से कितने निकाल ले, 10,000, तो आपको पता है यहां से अगर निकाल लोगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे ना, तो क्या मेरे M1 पे कोई फर्क पड़े? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे कर दिए मैंने माइनस, तो यहाँ पे हो जाएंगे मेरे प्लस, तो तब भी मेरा 195 के ही रहेगा। तो बताओ क्या पड़ेगा जी? जी M1 रिमेन अनचेंज, M1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे अपन लोगों ने मनी सप्लाई के टॉपिक भी करा एंड इसके ऊपर हमने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करे। होपफुली आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगली क्लास में अपन लोग लेके आएंगे टाइप्स ऑफ मनी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।